दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और इंडिया भी पीछे नहीं है। $2 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट और 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 का टारगेट। क्या ये सोल्यूशन है हमारे एनर्जी क्राइसिस का या एक रिस्की गैम्बल? चलिए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, क्यों ये कंट्रोवर्शियल भी है और ज़रूरी भी, और इंडिया के लिए ये कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये सब समझने के लिए पहले एक छोटी जर्नी ले चलते हैं हमारे करंट एनर्जी सिचुएशन पर। 2040 तक एनर्जी डिमांड डबल होने वाली है। आज भी 20 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं और उन एरियाज में डेली लाइफ मुश्किल हो जाती है। इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सबको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर है। 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है, जो सिर्फ पोल्यूशन को बड़ा सोर्स नहीं है बल्कि एनुअल 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स का भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि कोल बर्निंग से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स PM2.4 और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसे डेंजरस केमिकल्स जनरेट करते हैं। WHO की मुताबिक इंडिया के 10 शहर दुनिया के मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में शामिल है और दिल्ली, कानपुर और वाराणसी सबसे अफेक्टेड है। इसके अलावा कोल इंपोर्ट भी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट पर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि हम 200 मिलियन टन से ज़्यादा कोल इंपोर्ट करते हैं, जिस पर हर साल $25 बिलियन से ज़्यादा खर्चा होता है। तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी एक क्लीन, रिलायबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है? क्या ये हमारी एनर्जी नीड्स फुलफ़िल कर सकता है बिना पोल्यूशन बढ़ाए? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये अफोर्डेबल है? इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी नया नहीं है। 1957 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था और 1965 में पहला कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट तारापुर में चालू हुआ। आज इंडिया में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो 7.5 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर से आती है, जबकि फ्रांस जैसे देश 70% एनर्जी न्यूक्लियर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाइना ने भी लास्ट 15 साल में न्यूक्लियर एक्सपेंशन में $500 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और अभी वहाँ 55 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल है। यूएसए में भी 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जो वहाँ की 20% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो फिर इंडिया इतने पीछे क्यों है? इसका जवाब है फंडिंग, पब्लिक हेजिटेशन और इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, जो हमारे न्यूक्लियर ग्रोथ को स्लो करती है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का बजट रखा है न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए। टारगेट 100 गीगावाट्स बाय 2047। ये कैसे होगा? 3 तरीके हैं। एग्जिस्टिंग रिएक्टर्स का एक्सपेंशन, तारापुर, ककरापर और कुंदनकुलम जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स को अपग्रेड करना। नए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, जैतपुर, गोरखपुर और कोवाड़ा में नए प्लांट्स। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, रशिया, यूएसए और फ्रांस से एडवांस टेक्नोलॉजी लाना, जिसमें ईपीआर, यूरोपियन प्रेशराइज रिएक्टर और वीवीईआर 1200 रिएक्टर शामिल है। जैतपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अलोन सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जब कंप्लीट होगा, जिसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर मिलकर 9900 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की टोटल एनर्जी डिमांड का 25% पूरा कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल नहीं होती और चैलेंजेस भी है जो न्यूक्लियर को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। सब लोग न्यूक्लियर एक्सपेंशन से खुश नहीं हैं। ये है कुछ बड़ी चैलेंजेस। सेफ्टी रिस्क,
चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011 जैसे डिज़ास्टर्स दुनिया के सामने न्यूक्लियर की सबसे बड़ी वार्निंग है। फुकुशिमा डिज़ास्टर के बाद जापान ने 50% न्यूक्लियर प्लांट शट डाउन कर दिए। वेस्ट डिस्पोजल न्यूक्लियर वेस्ट हज़ारों साल तक रेडियो एक्टिव रहते हैं। यूएसए में यूका माउंटेन प्रोजेक्ट वेस्ट स्टोर करने के लिए बना था, लेकिन पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रीज़न से अबॉन्डन कर दिया गया। तो इंडिया इस इशू को कैसे हैंडल करेगा? पब्लिक ऑपोजिशन तमिलनाडु के कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के अगेंस्ट 2011 में 60,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अब भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। कॉस्ट एंड टाइम एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने में 10-15 साल लगते हैं और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.12 लाख करोड़ है। इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरली सेफ है, लेकिन क्या हम फ्यूचर रिस्क अवॉइड कर पाएंगे? ये सवाल आगे भी उठता रहेगा। अगर 100 गीगावाट्स तक पहुंचना है तो 14 गुना ग्रोथ सिर्फ 22 साल में करनी पड़ेगी। ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। चाइना, जो न्यूक्लियर में वर्ल्ड लीडर है, उसने भी डिकेड्स लगाए इस लेवल तक पहुंचने में। और सिर्फ यही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी में एक और चैलेंज है, फ्यूल सप्लाई। इंडिया का यूरेनियम रिजर्व सिर्फ 70,000 टन है, जबकि हमें हर साल 1500 से 200 टन यूरेनियम चाहिए। इस वजह से इंडिया रशिया, कनाडा और कजाकिस्तान से यूरेनियम इंपोर्ट करता है। तो क्या हम थोरियम रिएक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि इंडिया के पास 3,60,000 टन थोरियम रिजर्व है, जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है। इंडिया ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी पुश जैसे इनिशिएटिव्स ला रही है। सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी सेफ और सस्टेनेबल है, और 2030 तक इंडिया की 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आने की टारगेट है। एक और अल्टरनेटिव है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs), जो फास्ट और सेफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल गेट्स की कंपनी टेरा पावर भी SMR रिएक्टर्स डेवलप कर रही है। क्या इंडिया भी इस तरफ फोकस करेगा? थोरियम रिएक्टर्स भी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया के लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स है। थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स काफ़ी सेफ है और रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कम प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया ने एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर AHWR डिज़ाइन किया है, जो फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी का एक सेफ और रिलायबल सोर्स बन सकता है। इंडिया का न्यूक्लियर एक्सपेंशन एम्बिशियस और प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। कॉस्ट, सेफ्टी, पब्लिक एक्सेप्टेंस और वेस्ट डिस्पोजल जैसे इश्यूज एड्रेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो न्यूक्लियर पावर इंडिया की एनर्जी फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, या रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार मिलते हैं एक नए डीप डाइव एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।